प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम कक्षा 6 में हिंदी का पाठ हार की जीत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 7 में गिल्लू के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 8 में छोटा जादूगर के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 9 में 2 बैलों की कथा देखेंगे और कक्षा 11वीं में जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, कॉपी कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारी हिंदी की किताब का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हार की जीत। आइए आज की इस वीडियो में इस कहानी को पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे, यानी जानेंगे कि इस कहानी में क्या कुछ कहा गया है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कहानी का नाम है हार की जीत, पर इसको लिखा किसने है? लिखने वाले को लेखक कहते हैं और इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन का असली नाम पंडित बद्रीनाथ था। पर बच्चों, क्या आपको कहानी के नाम में कुछ अजीब लगता है? हार की जीत मतलब किसी भी खेल को या किसी भी परिस्थिति को हार कर जीता कैसे जा सकता है? क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? अगर आप सभी का उत्तर हां है, तो आइए जानते हैं कि लेखक ने कैसे हार की जीत को साबित किया है। कहानी शुरू होती है। कहानी है बाबा भारती और उसके घोड़े के बारे में। लेखक कहता है, मां को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। भगवत भजन का अर्थ होता है भगवान के लिए भजन, और अर्पण का मतलब होता है देना या त्याग करना। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा का अर्थ होता है लोहे की कंघी से शरीर को साफ करना। बाबा भारती खुद दाना खिलाते और देखरेख कर प्रसन्न होते। उन्हें रुपया, माल, असबाब, असबाब का अर्थ होता है सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा का अर्थ होता है घिन। अब वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति का अर्थ होता है धोखा या भ्रम। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू होने का अर्थ होता है मुग्ध होना। वे कहते,
ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। कीर्ति का अर्थ होता है यश, ख्याति या बड़ाई। यानी डाकू खड़क सिंह ने घोड़े के बारे में बहुत सी बड़ाइयां सुनी। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती ने कहा, कहो इधर कैसे आ गए? डाकू बोला, सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। डाकू बोला, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। डाकू बोला, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। बाबा भारती ने कहा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, यानी उसके मन पर उसकी याद हमेशा बनी रहती है। डाकू ने कहा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, यानी डाकू बहुत दिनों से सुल्तान को देखना चाहता था, किंतु आज वह बाबा के पास आ ही गया। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल का अर्थ होता है घुड़साल। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे। सहस्रों का अर्थ होता है हजारों, यानी डाकू ने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से वह बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या? बाबा ने कहा। बाबा भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा, यानी घोड़ा हवा की तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटने का अर्थ होता है जलन होना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। बच्चों, यहां तक की कहानी आपको बहुत मजेदार लगी ना? हाँ, अब आप घर जाकर यहां तक की कहानी को अपनी हिंदी की किताब भाषा मंजरी से पढ़ लीजिएगा। इसके आगे की कहानी हम आगे की वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाबा भारती घोड़े का ध्यान कैसे रखते थे और खड़क सिंह कौन था, उसने बाबा को क्या धमकी दी। इन सब का उत्तर आज हमने जाना। आगे की कहानी जानने के लिए और आगे की वीडियो देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं। बची हुई जो कहानी है वो आपको अपनी हिंदी की किताब से पढ़नी है और हिंदी की किताब का नाम तो आप सभी को पता है। आपकी हिंदी की किताब का नाम क्या है? मेरे साथ बोलिए, भाषा मंजरी। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गिल्लू। गिल्लू से कुछ याद आया? गिल्लू हमारी हिंदी की किताब का
दूसरा पाठ भी है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम गिल्लू के बारे में क्या क्या जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले गिल्लू का बचपन जानेंगे। हाँ, कि गिल्लू अपने बचपन में क्या क्या हरकतें करता था और कैसा था हमारा प्यारा सा गिल्लू। बच्चों, आप सभी ने अपने आसपास बहुत सारे पालतू पशु को देखा होगा। गाय तो सर्वप्रसिद्ध पालतू पशु है। आपने हर जगह गायों को पालते देखा होगा। कुछ लोग कुत्ता भी पालते हैं। कुत्ते को एक वफादार जानवर माना जाता है। कुछ लोग बकरी पालते हैं तो कुछ लोग तोता पालते हैं। किंतु यहां पर लेखिका ने एक बहुत ही प्यारे से जानवर को पाला है, जो है बिल्कुल सही, एक प्यारी सी गिलहरी, और इसी का नाम है गिल्लू। इस पूरी कहानी में गिल्लू के बारे में लेखिका की जो यादें हैं उसको लेखिका ने लिखा है। अब ये लेखिका कौन है? लेखिका है महादेवी वर्मा। लेखिका ने अपने जीवन से जुड़ी उन यादों को इस कहानी में लिखा है जिसे उसने गिल्लू के साथ बिताया था। कहानी शुरू होती है गिल्लू के जीवन से। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि गिल्लू का मतलब क्या होता है। गिल्लू का मतलब होता है गिलहरी। लेखिका ने गिलहरी शब्द से ही गिल्लू शब्द निकाला है और उस गिलहरी का नामकरण कर दिया है। कहानी शुरू होती है। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था, यानी घनी हरियाली में छुपकर बैठता था और फिर मेरे यानी लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी छोटा सा जीव। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। इस पंक्ति का अर्थ हमें कहानी के अंत में पता चलेगा कि लेखिका क्यों सोनजूही का वर्णन कर रही है कहानी की शुरुआत में। लेखिका कहती है, एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआउल जैसा खेल खेल रहे हैं। लेखिका अपने पूर्वजों यानी कौवों का वर्णन करते हुए कहती है कि कौवे जो हैं उनको काक भिशुंडी नाम से भी जाना जाता है और ये काक भिशुंडी जो है विचित्र पक्षी है। कैसे विचित्र पक्षी है? क्योंकि यह एक साथ ही समादृत और अनादृत है, यानी इसका आदर भी होता है और अनादर भी होता है और सम्मान भी किया जाता है, अपमान भी किया जाता है और लोग इसे हमारे पुरखे के रूप में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कौवा काव काव कर रहा है तो वह हमारे प्रियजनों के आने का संदेश हमें दे रहा है। यहां पर लेखिका ने कौवे से संबंधित अपने विचार प्रकट किए हैं। आइए अब हम आगे की कहानी जानते हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। लेखिका बताती है कि गिल्लू, जैसा कि हमने जाना कि गिल्लू का मतलब है गिलहरी, तो गिलहरी का नाम पड़ गया है गिल्लू। वह घोंसले से गिर गया था और उसे गहरी चोट आई थी
कौवे उसे अपना भोजन समझकर उसे तंग कर रहे थे। लेखिका ने उसे उठा लिया और उसका उपचार किया। आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। लेखिका बताती है कि गिल्लू कितना सुंदर था और प्यारा सा था, और गिल्लू का नामकरण और उसका घर कैसे रखा गया। गिल्लू का नाम कैसे रखा गया और उसका घर कैसे बनाया गया। लेखिका ने कैसे गिल्लू का घर बनाया? हाँ, एक फूल की टोकरी को लटकाकर। और गिल्लू और लेखिका आपस में किस प्रकार का व्यवहार करते थे। गिल्लू हमेशा लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता रहता था। चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका बताती है कि गिल्लू का जब प्रथम वसंत आया तो वह किस प्रकार बाहर जाना चाहता था। इस प्रकार लेखिका ने खिड़की को खोल दिया और गिल्लू बाहर जा सका। पर गिल्लू को आजाद करने पर लेखिका को कुछ समस्या भी हुई। कैसी समस्या थी? क्योंकि लेखिका गिल्लू को बिल्लियों और कुत्तों से बचा कर रखती थी। उसे डर लगा रहता था कि कहीं कुत्ते और बिल्लियां गिल्लू को कोई नुकसान न पहुंचा दे। बच्चों, इस संस्मरणात्मक कहानी में आपको बहुत ही आनंद आया होगा। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गिल्लू कौन था और साथ ही गिल्लू और लेखिका कैसे समय बिताते थे, यानी किस प्रकार के खेल दोनों मिलकर खेला करते थे। बच्चों, ये कहानी पूरी नहीं है। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं, जो कि हमारी हिंदी की किताब भाषा मंजरी में लिखी हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है छोटा जादूगर। आप सभी को जादू देखना तो बहुत पसंद होगा, पर क्या आपने सोचा है ये जादू दिखाने वाले जो जादूगर होते हैं उनका जीवन कैसा होता है। आइए
जानते हैं जादूगर के जीवन के बारे में इस प्यारी सी छोटी सी कहानी में, जिसका नाम है छोटा जादूगर। आज की इस वीडियो में हम छोटा जादूगर नामक कहानी को पहले तो पढ़ेंगे, उसके बाद इसे समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से कहानी को पढ़ना और समझना दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। कहानी का नाम है छोटा जादूगर, जैसा कि हम सभी अभी चर्चा कर चुके हैं, और इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने बहुत सी आलोचनाएं, कहानी, नाटक, कविताएं इत्यादि लिखी हैं। आइए बच्चों, अब हम इनके द्वारा रचित कहानी छोटा जादूगर पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहानी शुरू होती है कार्निवल के मैदान से। लेखक बताता है, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद का अर्थ होता है मधुर ध्वनि। मैं खड़ा था, मैं यानी लेखक, उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद का अर्थ होता है दुख। बच्चे के चेहरे पर गंभीर विषाद था, यानी गंभीर दुख था, किंतु उसके साथ साथ उसके चेहरे पर धैर्य भी था, यानी दुख तो था, पर उस दुख से निपटने के लिए जो धैर्य चाहिए होता है वह भी उस बच्चे के पास था। आगे लेखक बताता है कि मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? बच्चे ने बताया, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ियां फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना बहुत अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूं। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। प्रगल्भता का अर्थ होता है विश्वास। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो चलो, मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं। वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। स्वीकार सूचक का अर्थ होता है स्वीकृति का प्रतीक। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? यानी लेखक पूछ रहा है कि बच्चे के परिवार में और कौन कौन है। बच्चे ने बताया, माँ और बाबूजी। लेखक ने पूछा, उन्होंने तुमको यहां आने के लिए मना नहीं किया? बच्चे ने बताया, बाबूजी जेल में हैं। लेखक ने पूछा, क्यों? तो बच्चे ने देश के लिए वह गर्व से बोला। और तुम्हारी मां? वह बीमार है और तुम यहां तमाशा देख रहे हो? उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखलाने आया हूं। कुछ पैसे ले जाऊं तो मां को पथ्य दूंगा। पथ्य का अर्थ होता है रोगी को दिया जाने वाला भोजन। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूं बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहां? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर मां की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। निश्वास का अर्थ होता है ठंडी सांस।
चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। मैं चलता हूं। वह 9-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई? आंख बदल गई का अर्थ होता है धोखा देना। आगे मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा। हिंडोले का अर्थ होता है झूला। आवाज आई, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं छोटा जादूगर। यह थी लेखक की पहली मुलाकात छोटा जादूगर से। बच्चों, अब तक की कहानी में हमने जाना कि एक छोटा बच्चा है जो कि दुख से भरा है, गरीब है और वह तरह तरह के खेल दिखाना चाहता है और दिखाकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी जेल में हैं और माता बीमार है और वह अपनी माता को खाना देना चाहता है जिससे उसकी तबीयत ठीक हो सके। बच्चों, आज की कहानी में हमने क्या सीखा ये जानते हैं? आज की कहानी में हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद को छोटा जादूगर कहां मिला और हमने जाना कि लेखक ने छोटे जादूगर को क्या क्या दिलाया। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और घर जाकर आप इस कहानी को पढ़ेंगे। शेष अगली वीडियो देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं। पढ़ने के लिए उसी पुस्तक का प्रयोग करें जिसका नाम है भाषा मंजरी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा का तीसरा वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहां तक गई। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पाठ का प्रसंग जानेंगे कि अब तक हमने कहां तक पढ़ लिया और आगे हम क्या पढ़ेंगे। साथ ही हम प्रस्तुत पाठ की व्याख्या भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अब तक की कहानी में जब दोबारा गया हीरा और मोती को अपने साथ अपने घर ले जाता है तो वहां पर बहुत अत्याचार करता है, किंतु वहां पर गया के भाई की एक बेटी होती है जिसकी मां नहीं होती। सौतेली मां उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। वह इन बैलों के साथ बहुत ही घुल मिल जाती है, इनके साथ अपना प्रेम प्रकट करती है, इनको रोटियां खिलाती है और वही इनकी भागने में मदद करती है और ये दोनों बैल गया के घर से दोबारा भागने में सफल हो जाते हैं। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हीरा और मोती ने सांड से किस प्रकार लड़ाई की, किस प्रकार वह कांजी हाउस में गिरफ्तार हो गए। चलिए शुरू करते हैं। जब हीरा और मोती गया के घर से भागते हुए निकले तो सामने उन्हें सांड दिखाई दिया। सांड और बैल में अंतर होता है। यहाँ पर दोनों बैल आपस में ये सोचते हैं कि किस प्रकार इस सांड को हराया जाए। दोनों एक साथ मिलकर इस सांड को हराने का प्रयास करते हैं। दोनों सांड को मारने के लिए एक योजना बनाते हैं कि एक बैल आगे रहेगा और दूसरा पीछे। इस प्रकार आगे और पीछे दोनों से ही वार करने पर सांड जो है वह हार जाएगा और भाग जाएगा। और ऐसा ही होता है, सांड हार जाता है और भाग जाता है। इस पर हीरा और मोती प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ने लगते हैं। यहां पर आप दोनों की मित्रता देख सकते हैं
कि किस प्रकार दोनों ने एकजुट होकर मोटे ताजे सांड को हरा दिया। यहां पर आप हीरा के मन के दया भाव को देख सकते हैं। जब मोती कहता है कि मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो, तो वह बताता है कि नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यहां पर मोती की उग्रता है तो हीरा का दया भाव भी है, और इन दोनों के बीच एक समन्वय का भाव है। दोनों को मिलाकर एक साथ चलाने का भाव प्रेमचंद का है। यहाँ पर आप पशुओं का दया भाव देख सकते हैं, साथ ही भारतीयों में दया भाव देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर उग्रता भी है कि भारतीय एक तरफ नरम दल के हैं तो दूसरी तरफ गरम दल के भी हैं। यानी एक तरफ भारतीय विदेशियों के अत्याचार से दुखी होकर हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, वहीं भारतीयों की ऐसी भी एक जमात है, ऐसा भी एक समूह है जो कि नम्रता से अहिंसा पूर्वक इनसे बदला लेना चाहता है, इन्हें खदेड़ना चाहता है। यहां पर प्रेमचंद ने उन दोनों ही दलों का, उन दोनों ही समूहों का समन्वय दिखाया है। इस पर दोनों सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो जब वे आगे की यात्रा करते हैं तो जाते जाते रास्ते में उन्हें मिलता है एक सुंदर सा हरा भरा मटर का खेत, और जो दोनों बैल होते हैं वे इन मटर के खेत में चले जाते हैं और मटर खाने लगते हैं। जब ये दोनों मटर खा रहे होते हैं तो खेत में जो काम करने वाले होते हैं वे इन दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़कर इन्हें कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कांजी हाउस क्या है। कांजी हाउस दरअसल वह स्थान होता है जहां पर ऐसे पशुओं को जो बहुत ही अड़ियल होते हैं या आवारा होते हैं उन्हें कैद करके रख दिया जाता है, और इनको ना खाना दिया जाता है ना पानी दिया जाता है, इन पर अत्याचार किया जाता है। यहां पर प्रेमचंद ने भारत की उस स्थिति का वर्णन किया है जब भारतीयों को बंद कर दिया जाता था। तो ये दोनों यहाँ पर कैद हो जाते हैं और कैद होने के बाद यहाँ से निकलने का सोचते हैं, किंतु यहाँ पर हर रोज जानवरों की हाजिरी ली जाती थी ताकि वे कहीं भाग ना जाए, कोई मर ना जाए, और मर गया है तो उसकी भी गिनती की जाती थी। तो ऐसा ही होता है। मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना। आज की इस वीडियो में हमने हीरा के चरित्र की विशेषताएं समझी कि हीरा के चरित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं। वह नम्र है, वह दयालु है, धर्म के बारे में सोचता है इत्यादि। और हीरा और मोती कांजी हाउस में कैसे बंद हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे कि हीरा और मोती ने किस प्रकार अपने जीवन की एक बड़ी विपदा का सामना किया, यानी उस बैल को हरा दिया। मुझे आशा है आपको अब तक की कहानी समझ आ गई होगी और घर पर आप इस कहानी को लगातार पढ़ रहे होंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा का शेष अंश पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले कहानी का प्रसंग जानेंगे कि हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा और इस पाठ में क्या कुछ पढ़ने को है, और जो कुछ इस पाठ में हम पढ़ेंगे उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार हीरा और मोती को जब मटर के खेत में चरते हुए पकड़ लिया गया था और उसे कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, तो वह किस प्रकार कांजी हाउस से निकलने की योजना बनाते हैं और वहां से भागकर वापस झूरी के पास पहुंच जाते हैं। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। कहानी के इस अंश में लेखक ने हीरा मोती की दयनीय दशा के बारे में बताया है।
कि उन्हें मवेशी खाना यानी कांजी हौस में किस प्रकार जकड़ कर रखा गया था और भूखा रहना पड़ रहा था उन्हें वहां। उस जगह पहले से ही कई जानवर जैसे भैंस, बकरी, घोड़े, गधे लाशों की तरह लेटे हुए थे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला था। और जैसे जैसे रात होती गई, हीरा और मोती की भूख भी बढ़ती गई। इसके बाद मोती ने सर लटकाए हुए जवाब दिया कि भाई, अब तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। तो हीरा कहता है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई उपाय निकालते हैं। तो मोती कहता है कि आओ इस दीवार को तोड़ डालें। तो मोती कहता है कि क्योंकि वह तो बहुत भूखा है, तो वो कहता है कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा। तो मोती कहता है कि तुम इसी बूते पर करते थे, सारी अकड़ निकल गई। हीरा कहता है अब जो बाड़ा था जिसमें बंद थे उसकी दीवार कच्ची थी और हीरा जो था वो बहुत ही मजबूत था। उसने अपने नुकीले सींग जो हैं वो उस दीवार में गड़ा दिए और उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करने लगा। ये उस जमाने की परातंत्रता की स्थिति को दिखाता है कि किस प्रकार हीरा और मोती परातंत्रता से दुखी हैं, यानी किसी दूसरे के राज करने से दुखी हैं। वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। अब जब हीरा उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है तो जो कांजी हौस होता है उसके चौकीदार को पता चल जाता है और वे उसे पीटते हैं, मारते हैं और एक रस्सी से बांधकर रख देते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करता था उस जमाने में व्यक्ति, तो उसका क्या हाल होता था, उसे कैद में डाल दिया जाता था। तो जो स्वतंत्रता के संघर्ष का परिणाम यहां पर लेखक ने दिखाया है। अब जो मोती है वो बहुत दुखी होता है और वो क्या करता है, वो स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहता है और वह उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है जिसे तोड़ना शुरू किया था हीरा ने। ये दीवार कांजी हौस की दीवार नहीं है, ये दीवार है परातंत्रता की दीवार, अंग्रेजी हुकूमत की दीवार, जिसे मोती तोड़ने का प्रयास करता है। और अंततः दीवार टूट जाती है और सभी जानवर जो होते हैं वो उस दीवार के रास्ते भागने का इंतजाम करते हैं और भाग जाते हैं। गधा फिर भी नहीं भागता। इस पर जो मोती होता है गधे को जबरदस्ती वहां से भगा देता है क्योंकि गधे तो बहुत सीधे होते। किंतु हीरा और मोती यहां फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि जो हीरा है वो रस्सी से बंधा है और उस रस्सी से आजाद होना बस की बात नहीं, और मोती जो है वह आजाद है पर फिर भी वो वहां से नहीं जाता क्योंकि वह हीरा का बहुत ही अच्छा मित्र है और अपने मित्र को वह खोना नहीं चाहता। इस पर क्या होता है कि कांजी हौस वाले जब ये देखते हैं कि सब पशु भाग गए तो वह इन दोनों को देखते हैं और पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद इनकी पिटाई होती है। इसके बाद क्या हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि हीरा और मोती तो अब भी कांजी हौस में फंसे हुए। ये हुआ कि क्योंकि दोनों एक साथ थे इसलिए उन दोनों को वो परातंत्रता भी अच्छी लग रही थी। दोनों का साथ वहां पर उन्हें मिल रहा था। फिर कांजी हौस वालों ने इन दोनों को एक बाजार में ले जाकर नीलाम करने की योजना बनाई। इसलिए उन दोनों को बाजार ले जाया गया और बाजार में एक दड़ियल ने इनकी ऊंची कीमत देकर इन्हें खरीद लिया। खरीदने के बाद जब इन्होंने देखा कि हम तो अब आजाद हैं और मात्र ये दड़ियल हमें पकड़े हुए, तो उन दोनों ने उस दड़ियल से अपनी रस्सी छुटाई, अपना पीछा छुटाया और छुटाकर भागते हुए वापस अपने मालिक के घर दौड़ पड़े। जब ये झूरी के घर जा रहे थे तो पीछे पीछे दड़ियल भी इनके आ रहा था और जब ये झूरी के पास पहुंच गए तो इन्हें बड़ी खुशी हुई। सारा गांव इनके आने की खुशी बना रहा था और जो दड़ियल था जब वह झूरी के पास गया तो झूरी ने उन बैलों को हाथ लगाने से भी मना कर दिया और कहा कि ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें किसी को भी नहीं दूंगा।
बैलों ने भी उन्हें भगा दिया और अब झूरी की पत्नी इन दो बैलों से बहुत खुश हुई और इन दोनों बैलों का स्वागत किया। अंततः दोनों खुशी खुशी रहने लगे। यहाँ पर अंत होती है प्रेमचंद की ये बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा। घर जाकर आप फिर से इस पूरी कहानी को पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि किस प्रकार प्रेमचंद ने इशारों ही इशारों में पूरे हिंदुस्तान की स्थिति का वर्णन किया है। उस समय का इतिहास इस कहानी में पिरो दिया है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हीरा मोती झूरी के पास कैसे पहुंचे और ये कहानी स्वतंत्रता संग्राम से किस प्रकार संबंधित है यह भी जाना। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और घर जाकर आप इस पाठ की जरूर पुनरावृत्ति करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम जीवों को वर्गीकृत करेंगे। इस वीडियो में हम वर्गीकरण प्रणाली और मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकरण प्रणाली को जानेंगे। इसमें हम 3 वर्गीकरण प्रणालियों के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहले है उसे कहते हैं हम अरिस्टोटल की वर्गीकरण प्रणाली, दूसरी है लीनियस वर्गीकरण प्रणाली और तीसरी है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। यह आपकी एनसीईआरटी किताब में दी गई है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरिस्टोटल की वर्गीकरण प्रणाली को जानेंगे। दोस्तों, अरिस्टोटल एक शख्स था जिन्होंने पादपों को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया था और इन्होंने प्राणियों को उनके रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया था। आइए अब लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली को जानते हैं। दोस्तों, जरा यहां देखिए, यह लीनियस का चित्र है और इन्होंने द्विजगत पद्धति अपनाई, जिसका मतलब है उन्होंने जीवित चीजों को 2 जगतों में डिवाइड किया था। पहला है प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। मगर दोस्तों, इस वर्गीकरण प्रणाली की भी कुछ सीमाएं थी। तो जो सीमा थी वह यहाँ पर लिखी है। इस पद्धति के अनुसार ससीम केंद्रिकी यानी कि यूकैरियोट्स एवं असीम केंद्रिकी यानी कि प्रोकैरियोट्स, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी जिसमें कि ग्रीन एल्गी आते हैं और अप्रकाश संश्लेषी यानी कि फंजाई के बीच में विभेद स्थापित करना संभव नहीं है। तो यह इसकी एक मेजर लिमिटेशन यानी कि सीमा थी, जिस वजह से यह वर्गीकरण प्रणाली ज्यादा समय तक चली नहीं। फिर कुछ समय बाद एक और वर्गीकरण प्रणाली आई जिसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। अब इसको जानते हैं। सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। यह कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध पर आधारित है। दोस्तों, जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जितने भी जगत आते हैं वह कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और 5वां है जंतु। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम मोनेरा जगत से शुरू करते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जरा यहां पर देखिए, यह एक बैक्टीरियम का चित्र है जिसमें कि मैंने प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और कैप्सूल को दर्शाया हुआ है
और दोस्तों इन बैक्टीरिया के पास कभी कभी फ्लैजिला यानी कि कशाब भी होता है जो कि चलन में सहायता करता है। अब दोस्तों बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर हमने 4 समूहों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला है वह है गोलाकार कोकाई, दूसरा है रॉड के आकार का बेसिलाई, तीसरा है स्पाइरिला और चौथा है विब्रियो। विब्रियो कॉमा के आकार का होता है। दोस्तों बैक्टीरिया को हमने उसके वास स्थान के आधार पर भी विभाजित किया हुआ है। तो जो सबसे पहला आता है इसमें उसको हम कहते हैं आद्य बैक्टीरिया और दूसरे समूह को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम आद्य बैक्टीरिया को जानेंगे। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि लवणीय क्षेत्रों में। लवणीय क्षेत्रों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। यह बैक्टीरिया गर्म झरने में भी पाए जाते हैं और उन बैक्टीरिया को हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। आद्य बैक्टीरिया कच्छ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और उन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। और दोस्तों मिथेनोजेंस रूमिनेंट पशुओं के आंतों में भी पाए जाते हैं। यह बायोगैस उत्पन्न करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यू बैक्टीरिया को समझते हैं। यू बैक्टीरिया के कुछ सदस्य स्वपोषी भी होते हैं, जिसका सरल भाषा में मतलब है कि वह अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि नील हरित शैवाल जिसे हम अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है और इन्हें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। दोस्तों जरा यहां पर देखिए, यह नील हरित शैवालों की कुछ कॉलोनीज हैं। यह आपने अपने घर के आसपास कभी ना कभी पानी के ऊपर ऐसा तो कुछ देखा ही होगा। और दोस्तों माइक्रोस्कोप में नील हरित शैवाल कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब दोस्तों यू बैक्टीरिया के कुछ सदस्य रसायन संश्लेषी भी होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक। नॉस्टॉक के पास श्लेष्मीय आच्छाद होता है और एक विशिष्ट कोशिका हेट्रोसिस्ट होती है, जिसके द्वारा ये पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ये जीव अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब इसके परपोषी सदस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें से अधिकतर बैक्टीरिया अपघटक यानी कि डीकंपोजर्स हैं। दूध से दही बनाना, प्रतिजैविक का उत्पादन आदि यह सारी क्रियाएं परपोषी बैक्टीरिया करते हैं। और इनमें से कुछ बैक्टीरिया बीमारियां जैसे कि हैजा, टाइफॉइड, टिटनस आदि भी करते हैं। आइए दोस्तों बैक्टीरिया में जनन की प्रक्रियाओं को समझते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं, मगर विपरीत परिस्थितियों में यह बीजाणु यानी कि स्पोर को बनाता है। सबसे पहले इसका डीएनए डिवाइड होता है और 4 स्पोर में बदल जाता है। बाद में यह 4 स्पोर मात्र कोशिका के अंदर चला जाता है और कॉर्टेक्स की एक लेयर बनाता है। इसके बाद कैल्शियम बाहर से आता है और पानी को हटा देता है। इसमें एक प्रोटीन कोट भी बनता है और अंत में एक एक्सोस्पोरियम की एक लेयर बनती है और आखिरी में यह बीजाणु बाहर आ जाता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों के आने के बाद यह एक नए बैक्टीरिया में बदल जाएगा। दोस्तों इसका एक और सदस्य है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। यह रोगजनक होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं और दोस्तों इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों मोनेरा जगत समाप्त होता है।
इस वीडियो में हमने वर्गीकरण प्रणाली के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने आपकी एनसीईआरटी किताब में दी गई 3 वर्गीकरण प्रणालियों को जाना। हमने मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करी, जिसमें कि हमने मोनेरा जगत की कुछ विशेषताएं और इनके समूहों को जाना। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 2 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत को जानेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्गीकरण प्रणाली और पहले जगत मोनेरा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत को जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और प्रोटिस्टा जगत की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इनमें सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। ये अलैंगिक जनन कोशिका संलयन द्वारा एवं लैंगिक जनन युग्मनज बनने की विधि द्वारा करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत के पहले समूह क्राइसोफाइट के बारे में जानते हैं। इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल, जिन्हें डेस्मिड्स भी कहते हैं, आते हैं। ये स्वच्छ जल यानी कि फ्रेश वाटर तथा लवणीय जल यानी कि मरीन वाटर पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि डायटम्स दिखते कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डायटम्स अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं और दोस्तों, इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका होता है और साथ ही में इनके पास पौधेनुमा क्लोरोफिल भी होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जीव समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। सिलिका होने की वजह से ये नष्ट नहीं होते हैं और अपने अवशेष छोड़कर चले जाते हैं, जिन्हें हम डायटमी मृदा कहते हैं, यानी कि डायटमेशियस अर्थ। इस चित्र को देखिए, यह डायटमी मृदा का एक नमूना है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और डायटमी मृदा के कुछ उपयोगों को जानते हैं। कर्णमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन में होता है। यहां पर देखिए दोस्तों, यह डेस्मिड है जो कि क्राइसोफाइट का एक सदस्य है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और डायनोफ्लैजिलेट को समझते हैं। ये समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं और अधिकतर के पास 2 कशाभ होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। और दोस्तों, आप ये साथ वाला चित्र देख सकते हैं। डायनोफ्लैजिलेट कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। और दोस्तों, डायनोफ्लैजिलेट अलग अलग रंगों के भी होते हैं, जैसे कि पीले रंग का, हरे रंग का। और दोस्तों, लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट जब होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है, इसको हम रेड टाइड्स कहते हैं। और लाल डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण है गोनियोलैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूग्लिनॉइड को समझते हैं। यूग्लिनॉइड भी प्रोटिस्टा जगत का एक समूह है। इसको हम इसके एक उदाहरण यूग्लिना से समझेंगे।
यूग्लिना दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। आइए अब यूग्लिनॉइड की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इसमें से अधिकांश जीव स्वच्छ जल में पाए जाते हैं जो कि स्थिर होता है। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है जो इन जीवों को लचीला बनाती है। इसके लचीलेपन के बारे में हम आगे बात करेंगे। इनमें दो कशाभ होते हैं, छोटा तथा लंबा। और दोस्तों ये जीव दोनों प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषित हैं। आइए दोस्तों अब हम यूग्लिना को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूग्लिना कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप इसका कशाभ हिलाते हुए देख सकते हैं, यह इसका लंबा कशाभ है। और दोस्तों जो छोटा वाला कशाभ है वह कोशिका से बाहर नहीं आता है, इसलिए आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। और आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितने लचीले जीव हैं। दोस्तों अब हम प्रोटिस्टा जगत के अगले समूह अवपंक कवक को जानेंगे। ये जीव मृतपोषी होते हैं और सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। और दोस्तों यह अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कि कई फीट तक लंबा हो सकता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और प्रोटोजुआ को समझते हैं। सभी प्रोटोजुआ परपोषी होते हैं और परजीवी के रूप में रहते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा। और अमीबा दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब दोस्तों प्रोटोजुआ को हमने 4 प्रमुख समूहों में बांटा है। जो सबसे पहला है इसका समूह, उसको हम कहते हैं अमीबीय प्रोटोजुआ। और एंट अमीबा इसका उदाहरण है। ये स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। इसका दूसरा समूह है कशाभी प्रोटोजुआ। इसका उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा। ये मुक्त जीवी होते हैं और परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इनके पास कशाभ भी होता है। इसका तीसरा समूह है पक्षमाभी प्रोटोजुआ। इसका उदाहरण है पैरामीशियम। ये अत्यंत सक्रिय गति करते हैं और इनके पास पक्षमाभ होता है जो कि यहां पर होते हैं दोस्तों। और इसका चौथा समूह है स्पोरोजुआ। इसमें काफी प्रकार के जीवधारी आते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया बीमारी करता है। यहां पर दोस्तों प्रोटिस्टा जगत समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा जिसके हमने कुछ विशेषता और समूहों को जाना। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमने आपके एनसीईआरटी का एक जगत प्रोटिस्टा खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से एनसीईआरटी किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम कवक जगत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि डीजी साथ में इस सत्र में आपको जो पढ़ाया गया वो आपको बहुत पसंद आया होगा और चीजें आपको समझ में भी आई हो। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 6 से शुरुआत करी जिसमें हार की जीत के बारे में पढ़ा हमने।
उसके बाद कक्षा 7 में गिल्लू के बारे में पढ़ा, कक्षा 8 में छोटा जादूगर की कहानी सुनी, कक्षा 9 में 2 बैलों की कथा सुनी और कक्षा 11 में जीव जगत का वर्गीकरण देखा। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में हम यानी कि कल क्या पढ़ेंगे। कल हम कक्षा 6 में द स्काईलार्क के बारे में पढ़ेंगे, कक्षा 7 में अटीला के बारे में पढ़ेंगे, कक्षा 8 में डैफोडिल्स के बारे में पढ़ेंगे, कक्षा 9 में द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे और कक्षा 11वीं में अ फोटोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ध्यान रहे कि आप इस एपिसोड को पुनः देखने के लिए YouTube पर ठीक 3 बजे DigiSath इकोवेशन सर्च करके देख सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। बाय बाय बच्चों।